नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com। क्या भारत का भौगोलिक नक्शा बहुत जल्द एक ऐतिहासिक करवट लेने जा रहा है? क्या देश की सीमाओं पर कोई ऐसी लकीर खींची जाने वाली है जो सदियों के भूगोल को बदलकर एक नया अध्याय लिख दे? जैसे ही सीमाओं के पुनर्गठन और संप्रभुता के विस्तार की खबरें सुगबुगाहट लेती हैं, हर देशवासी के दिल में कौतूहल का एक ज्वार सा उठने लगता है। क्या पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके भारत के नक्शे में हमेशा हमेशा के लिए शामिल होने जा रहा है, या फिर पूर्वोत्तर के किसी दुर्गम और बेहद संवेदनशील क्षेत्र में भारत को एक बहुत बड़ा और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भूभाग मिलने जा रहा है? देश की विदेश नीति और कूटनीतिक गलियारों में इस वक्त जिस एक हलचल ने सबका ध्यान खींचा है, वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पुनर्निर्धारण से जुड़ी हुई है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश की सरहदें बदलती हैं, तो उसका असर केवल कागजों या फिर नक्शों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि वो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति और इतिहास, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की दिशा भी तय करता है। आखिरकार भारत सरकार किस गुप्त रणनीति पर काम कर रही है, ये समझने की जरूरत है। क्यों अचानक से अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री पर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और सैन्य सुगबुगाहट तेज हो गई? क्या यह किसी बड़े सामरिक सौदे की शुरुआत है, या फिर दशकों पुरानी सीमा विवाद की गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझाने का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? आज हम आपको भारत की सरहद पर आकार ले रही सबसे बड़ी और सनसनीखेज पटकथा की परत दर परत इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं। बस आप मेरे साथ बने रहिए और समझते रहिए। पीओके, यह शब्द बार बार लोगों के जहन में आता है, बार बार सुनने में मिलता है, लेकिन पीओके भारत में एक ना एक दिन शामिल होगा, यह बयान आप अक्सर सुनते रहते हैं। लेकिन फिलहाल उस जमीनी हकीकत पर आते हैं जिसकी चर्चा अभी ज्यादा तेज हो रही है। बात मैं पूर्वोत्तर की कर रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट की कर रहा हूं। दरअसल भारत सरकार और म्यांमार के बीच एक बेहद अहम और दूरगामी प्रपोजल पर बहुत तेजी से बातचीत चल रही है। यह खबर किसी तरह की अटकलबाजी या अफवाह बिल्कुल नहीं है, बल्कि देश के विदेश मंत्रालय यानी कि एमईए ने इस पर अपनी आधिकारिक तौर पर मुहर भी लगा दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी करते हुए साफ साफ स्वीकार किया है कि भारत और म्यांमार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस पर कुछ ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जो अभी तक पूरी तरह से डिमार्केट यानी कि रेखांकित नहीं हो पाए हैं। इस अनसुलझे सेक्टर में सीमा के सटीक सीमांकन और सीमाओं के पुनर्गठन पर दोनों देशों में उच्च स्तर पर चर्चा चल रही है। आप समझिए, इसका मतलब और सरल कर देता हूं मैं कि भारत और म्यांमार के बीच जमीन की अदला बदली की योजना पर पर्दे के पीछे बहुत ही गंभीरता से काम चल रहा है। इस प्रपोजल के तहत म्यांमार के नियंत्रण वाला कुछ भौगोलिक हिस्सा भारत के संप्रभु क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। भारत उस पर कब्जा ले सकता है, भारत को म्यांमार वो दे सकता है, जबकि भारत के अधिकार क्षेत्र वाली कुछ जमीन म्यांमार की तरफ जा सकती है। इस पूरे मामले में सबसे मुख्य केंद्र बिंदु पूर्वोत्तर का बेहद संवेदनशील राज्य मणिपुर बना हुआ है। मणिपुर, जहां कई दिनों से, कई महीनों से और कई सालों से लगातार हिंसा हो रही है, शांति नहीं है। अब आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां पर नक्शा बदलने जा रहा है और सीमा रेखा खिसकने वाली है। इस पूरे लैंडस्केप प्रपोजल का सबसे संवेदनशील और मुख्य द्वार ग्राउंड मणिपुर का चंदेल जिला है। चंदेल जिले में भारत और म्यांमार की सीमा आपस में मिलती है और यही वो इलाका है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पिलर लगे हुए हैं।
विदेश मंत्रालय और रक्षा विशेषज्ञों की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक चंदेल जिले में बाउंड्री पिलर संख्या 65 से लेकर बाउंड्री पिलर संख्या 68 के बीच 68 के बीच का इलाका इस पूरे सीमा विवाद और जमीन के हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर का केंद्र बिंदु हो गया है। ये पूरा भौगोलिक क्षेत्र लगभग 1.4 वर्ग मील यानी कि 3.6 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। ये छोटी मोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ी जगह है। इस छोटे से लगने वाले लेकिन सामग्रिक रूप से बेहद कीमती टुकड़े को लेकर दोनों देशों के बीच दशकों से सीमा की सटीक मैपिंग हो नहीं पाई है। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, बेहद दुर्गम पहाड़ियां यहां पर चारों तरफ से इस पूरे इलाके को घेरे हुए हैं, जिसके कारण पिलर की वास्तविक हकीकत की स्थिति को लेकर अक्सर स्थानीय लोगों में भी भ्रम और तनाव की स्थिति बनी रहती है। अब जिस प्रपोजल पर विदेश मंत्रालय और म्यांमार के अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है, इसके तहत इस 3.6 वर्ग किलोमीटर के अनसुलझे हिस्से में सीमाओं का नए सिरे से सटीक सीमांकन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में बाउंड्री पिलर 65, 67, 67 के साथ साथ 68 की लोकेशन को बिल्कुल वैज्ञानिक और भौगोलिक आधार पर रीडिफाइन किया जाएगा। इसके तहत जो जमीन म्यांमार के वास्तविक प्रशासनिक नियंत्रण में स्वाभाविक तौर पर आती है, उसे म्यांमार को दे दिया जाएगा। भारत अपने रणनीतिक सुरक्षा हित के अनुकूल जमीन अपने आधिकारिक क्षेत्र में शामिल करेगा ताकि सीमा पर किसी भी प्रकार का विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए और दोनों देशों के लिए जो तनाव वहां पर बना रहता है, वो तनाव बिल्कुल ना रहे। क्या आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किसी देश की संप्रभुता को तय करने वाली बाउंड्री पिलर असल में होती क्या है? इसका गणित कैसे किया जाता है? कैसे इसका गणित काम करता है? बाउंड्री पिलर असल में कंक्रीट या मजबूत पत्थर से बने वे स्थायी फिजिकल मार्कर होते हैं जिन्हें दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिल्कुल सटीक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के आधार पर गढ़ा जाता है। ये पिलर केवल सीमेंट का ढांचा नहीं होते हैं, बल्कि द्विपक्षीय संधि और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत दोनों देशों की संप्रभुता के कानूनी प्रतीक होते हैं। जब भी दो देश के बीच सीमा समझौता होता है तो नक्शे पर खींची गई रेखा को जमीन पर इन्हीं बाउंड्री पिलरों के जरिए उतार दिया जाता है। लेकिन मणिपुर के चंदेल जिले में मौजूद बाउंड्री पिलर संख्या 65 से 68 तक का मामला बेहद पेचीदा और उलझा हुआ बहुत समय से रहा है। ऐतिहासिक रूप से जब दशकों पहले सीमा पर पिलर लगाए जा रहे थे तो अत्यधिक दुर्गम इलाके, घने जंगल और स्थानीय जनजाति इलाकों के कारण कई पिलर या तो अपनी तय जगह से खिसक गए थे या फिर उनका सही रिकॉर्ड दर्ज नहीं हो पाया। नतीजा ये हुआ कि पिलर 65 से लेकर 68 के बीच का इलाका नो मेंस लैंड जैसा बन गया, यानी कि दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच सीमांकन को लेकर अक्सर तकनीकी मतभेद पैदा होते रहे हैं और लड़ाई झगड़ा होता रहा। मैं आपको परत दर परत सीमा को लेकर स्थितियों को समझाता हूं कि किस तरह से लैंड स्वेप की एक कहानी आपको बता देता हूं। बहुत रोचक कहानी है। करीब एक दशक पहले यानी कि 2015 में भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कुछ ऐसा ही एक ऐतिहासिक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया जिसे एलबीए कहते हैं, और यह बहुत ही सफलतापूर्वक लागू हुआ। उस वक्त भारत की संसद ने 100वां संविधान संशोधन कानून पास करके दशकों पुराने सीमा विवाद को चुटकी में हल किया। उस अभूतपूर्व समझौते के तहत भारत और बांग्लादेश ने अपनी सीमाओं के जटिल और उलझे हुए एनक्लेव यानी कि आपस में क्षेत्रों का आदान प्रदान किया। भारत ने करीब 111 एनक्लेव बांग्लादेश को सौंपे थे, जबकि बांग्लादेश के भीतर स्थित 51 भारतीय एनक्लेव आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बने। उस समय विदेश नीति के मोर्चे पर इसे भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय माना गया, क्योंकि सदियों से सीमा पर फंसे हजारों लोगों को स्थायी नागरिकता, स्पष्ट पहचान और मानवीय अधिकार मिले थे।
पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तब संसद में इस बात को रेखांकित किया था कि राष्ट्रीय हित में लिए गए इस फैसले ने दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती दी, उग्रवाद, अवैध घुसपैठ का करारा प्रहार किया था। ठीक उसी ऐतिहासिक नजीर की तर्ज पर अब भारत म्यांमार सरहद पर भी सदियों पुराने सीमा विवाद को हमेशा के लिए समाप्त करने का मॉडल अपनाया जा रहा है। कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश के साथ हुआ यह सफल प्रयोग अब पूर्वोत्तर की जटिल सीमा पर लागू होने जा रहा है, ताकि सीमाओं को पूरी तरह से सुगम, स्पष्ट और सुरक्षित बनाया जा सके और अवैध गतिविधियों पर हमेशा के लिए लगाम लगाई जा सके। इसलिए अक्सर इस तरह के फैसले होते रहते हैं। भारत और म्यांमार के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा कोई छोटी मोटी रेखा नहीं है, बल्कि यह पूरे के पूरे 1643 किलोमीटर लंबी विशाल सीमा है। यह लंबी अंतर्राष्ट्रीय सरहद भारत के पूर्वोत्तर के 4 बेहद महत्वपूर्ण और सामरिक राज्यों के बीच होकर गुजरती है। उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से शुरू होकर निकलती है। यह सीमा नागालैंड, मणिपुर और दक्षिणी मिजोरम तक फैली हुई है। अगर दूसरी तरफ देखें तो म्यांमार के काचिन स्टेट, सांगाइन रीजन और चिन स्टेट भारत के इन राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। इस 1643 किलोमीटर लंबी सीमा का भूगोल इतना जटिल और विकट है जिसकी कल्पना करना बेहद मुश्किल है। यहां पर घने जंगल हैं, बड़ी बड़ी खाइयां हैं, ढलान हैं, बर्फीले और पथरीले पहाड़ हैं, तो कहीं तेजी से रास्ता बदलने वाली जंगली नदियां और घाटियां हैं। इस पूरे सीमावर्ती इलाके में सदियों से कई प्रमुख ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग, यानी कि आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी रिश्तेदारी, खानपान, संस्कृति सीमा दोनों आर पार फैली हुई है। और इसी जटिल भौगोलिक और सामाजिक बनावट के कारण इस पूरी 1643 किलोमीटर लंबी सरहद पर 2400 घंटे निगरानी रखना भारतीय सुरक्षा बलों के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। ब्रिटिश काल से लेकर आज तक इस पूरी सीमा को एक समान रूप से कभी भी सुरक्षित या फिर पूरी तरह से बाड़बंद नहीं किया जा सका। यही कारण है कि म्यांमार से बड़े पैमाने में भारत में ड्रग्स और नशीले हथियारों के साथ साथ, नशीले पदार्थों के साथ साथ हथियारों की भी तस्करी होती है। भारत और म्यांमार की सीमाओं का जो मौजूदा स्वरूप हम आपको दिखाते हैं, जिसकी जड़ें उपनिवेश के दौर से लेकर ब्रिटिश हुकूमत के काले इतिहास में भी छिपी हुई हैं। इस पूरी दास्तान का पहला पन्ना साल 1826 में लिखा गया था, जब पहले एंग्लो बर्मीज युद्ध के खत्म होने के बाद अंग्रेज और वर्मा के राजा के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ट्रीटी ऑफ याडाबू यानी कि यडाम्बू की संधि पर दस्तखत हुए थे। इस संधि के जरिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वोत्तर भारत और असम के विशाल इलाकों पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित कर लिया था। इसके बाद फिर 1830 से लेकर 1937 तक, यानी कि पूरे के पूरे 100 सालों तक ब्रिटिश सर्वेयर और सैन्य अधिकारियों ने अपने प्रशासनिक फायदे के हिसाब से इन सीमाओं पर मनमाने तरीके से लकीरें चलाना शुरू की, लकीरें खींची। उस दौर में बर्मा भी ब्रिटिश इंडिया को ही एक प्रशासनिक हिस्सा हुआ करता था। इसलिए दोनों क्षेत्रों के बीच की जो सीमा कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है ही नहीं, बल्कि केवल एक आंतरिक प्रशासनिक बाउंड्री हुआ करती थी। फिर आया साल 1937, जब अंग्रेजों ने अपने प्रशासनिक यानी कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन फायदे के लिए बर्मा को ब्रिटिश इंडिया से पूरी तरह से अलग कर दिया। यह अंग्रेजों की करामत थी, और जब अलग कर दिया तो विवाद फिर वहीं से शुरू हो गया। अब आइए बात कर लेते हैं कि आखिर लैंड स्वैप की चर्चा क्या है। दरअसल जैसे ही विदेश मंत्रालय के म्यांमार के साथ लैंड स्वैप और सीमा के पुनर्गठन पर बातचीत चलने की खबर सार्वजनिक हुई, मणिपुर के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में विरोध का एक बड़ा बवंडर खड़ा हो गया। मणिपुर के सबसे प्रभावशाली और नागरिक संगठनों की शीर्ष संस्था कोकोमी यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने इस प्रपोजल के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया। इस संगठन के साथ साथ एनटीसी, बीएचआरडब्ल्यू
और DSKC जैसे कई अन्य प्रमुख स्थानीय और जनजातीय संगठनों ने भी केंद्र सरकार की इस कूटनीतिक पहल का कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। इन नागरिक संगठनों ने एक स्वर में बेहद तल्ख लहजे में अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि मणिपुर की ऐतिहासिक और क्षेत्रीय अखंडता यानी कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, यह वहां के लोगों ने कह दिया है। तो एक बड़ी परेशानी अब यहां भी हो गई, लेकिन देखना होगा कि भारत की सीमाओं का पुनर्गठन बाकी होता है या नहीं होता है। समझिए.com में इतना ही।